कागज पर कुछ गणित के समीकरणों को हल करके क्या बिना आसमान में देखे किसी नए ग्रह की खोज की जा सकती है? सुनने में तो ये एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन 1846 में जॉन गैले और अर्बिन ले वेरियर नाम के खगोलविदों ने ठीक यही किया था। सच में? बिना टेलीस्कोप के? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अरुण ग्रह मतलब यूरेनस की कक्षा में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस किया और सिर्फ गणित की कैलकुलेशन से ये भविष्यवाणी कर दी कि वहां कोई और भारी ग्रह होना चाहिए। अरे वाह! और मजे की बात तो ये है कि जब टेलीस्कोप उस दिशा में घुमाया गया तो वहां सच में वरुण यानी नेपच्यून ग्रह मौजूद था। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। नमस्ते और स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में। आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा में जहां हम एसएससी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए भूगोल और सौर मंडल के 3D इंफोग्राफिक्स और माइंड मैप्स का विश्लेषण कर रहे हैं। हम इसी तरह के कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हाँ, और हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है ना। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे जूम इन करते हुए हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी छोर तक जाएंगे। बिल्कुल, मतलब मैक्रो से लेके माइक्रो तक की पूरी यात्रा। तो इस पूरी यात्रा की शुरुआत हम उस बड़े से कमरे को समझने से करते हैं जिसमें हम सब मौजूद हैं। सही कहा। इस सबसे बड़ी इकाई यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इन नोट्स में कई सिद्धांतों का जिक्र है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सबसे प्रामाणिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जो कि 1927 में जॉर्ज लेमाइटर ने दी थी, राइट? हाँ, एकदम सही। और 1931 में इसे प्रकाशित किया गया था। पता है, बिग बैंग के बारे में सुनते ही दिमाग में एक किसी बड़े से बम धमाके की छवि बनती है, लेकिन इन माइंड मैप्स को देखने से समझ आता है कि ये कोई आम धमाका नहीं था। बिल्कुल नहीं। सब कुछ एक अत्यंत गर्म और घने सिंगल पॉइंट में सिमटा हुआ था और फिर उस बिंदु का अचानक से विस्तार होना शुरू हुआ। मतलब इसे हम एक गुब्बारे के फूलने से समझ सकते हैं ना। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है उस पे बने कोई भी दो बिंदु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और वो फैलाव आज भी जारी है। आज भी हमारी गैलेक्सीज के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। अच्छा, लेकिन नोट्स में एक और थ्योरी का जिक्र है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। हाँ, जो फ्रेड हॉयल, हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने दी थी। विज्ञान में हमेशा हर चीज पर बहस होती है, तो ये थ्योरी बिग बैंग के विकल्प के रूप में आई थी। स्टेडी स्टेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा उलझाने वाला लगा। ये कहता है कि ब्रह्मांड फैल तो रहा है, लेकिन उसका औसत घनत्व हमेशा स्थिर रहता है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे गुब्बारा फूल भी रहा हो और अंदर कोई जादुई मशीन नई हवा भी पैदा कर रही हो, ताकि गुब्बारे के अंदर का दबाव कभी बदले ही नहीं। हाँ, आप इसे ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। हालांकि आज हम जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ज्यादा सटीक है, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों के लिए ये समझना जरूरी था कि क्या अंतरिक्ष खुद ही नया मैटर बना सकता है या नहीं। सही बात है। खैर, ब्रह्मांड के बाद अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने सौर मंडल पर आते हैं। ये कैसे बना, इसे लेकर भी तो कई ऐतिहासिक सिद्धांत हैं। हाँ, सबसे पहले तो 1543 में निकोलस कोपर्निकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, जिसने दुनिया को बताया कि सूर्य केंद्र में है और ग्रह उसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में घूम रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन असली सवाल ये था कि ये ग्रह और सूर्य बने कैसे। यहाँ इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लैप्लेस की नेबुला लैप्लास थ्योरी काम आती है, जो 1795 या 96 के आसपास आई थी। नोट्स में 3D मैप के जरिए से बहुत अच्छे से समझाया गया है कि धूल और गैसों का एक विशाल बादल था जिसे नेबुला कहते हैं। हाँ, लेकिन वो बादल एक चपटी डिस्क और ग्रहों में कैसे बदल गया, ये समझना दिलचस्प है। इसके पीछे सीधा सा भौतिक विज्ञान है। अच्छा, कैसे? जब कोई विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है तो वो तेजी से घूमने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आइस स्केटर अपने हाथ सिकोड़कर ज्यादा तेजी से घूमने लगता है ना। अरे हाँ, मैंने वो ओलंपिक्स में देखा है। बस वही। इस तेज गति के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हुआ, जिसने उस बादल को एक चपटी डिस्क में बदल दिया। ज्यादातर द्रव्यमान केंद्र में इकट्ठा हो गया, जिससे सूर्य बना। और जो धूल और गैस बाहरी हिस्सों में रह गई वो आपस में टकराकर और जुड़कर ग्रह बन गई। क्या बात है। हाँ, लेकिन एक और थ्योरी है, प्लैनेटेसिमल थ्योरी। जो 1905 में थॉमस चैम्बरलेन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने दी थी।
नोट्स में इसे याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक है। हाँ, बंगाल विभाजन का वर्ष। बिल्कुल। एक तरफ पृथ्वी पर नक्शे बदल रहे थे और दूसरी तरफ वैज्ञानिक ये समझ रहे थे कि पृथ्वी का खुद का अस्तित्व कैसे बना। सही कहा। तो ये थ्योरी मानती है कि ग्रहों का निर्माण तारों के आपसी टकराव और उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ। जब दो विशाल तारे एक दूसरे के पास से गुजरें तो उनके गुरुत्वाकर्षण ने भारी मात्रा में मैटर बाहर खींच लिया। और वही मैटर बाद में ठंडा होकर ग्रह बन गया। बहुत ही दिलचस्प। तो अब जब अंतरिक्ष और हमारा सौर मंडल बन चुका है तो चलिए इस अखाड़े के मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। आकाशीय पिंडों को हम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। मतलब जो चमकते हैं और जो नहीं चमकते। हाँ, ल्यूमिनस पिंड वे हैं जो खुद की ऊर्जा और प्रकाश पैदा करते हैं, जैसे कि तारे। हमारा सूर्य भी एक ल्यूमिनस पिंड है। वहीं नॉन ल्यूमिनस पिंडों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे ग्रह और चंद्रमा। सूर्य की बात करें तो इस इन्फोग्राफिक को देखकर जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है वो है इसका द्रव्यमान। पूरे सौर मंडल का 99% द्रव्यमान अकेले सूर्य में। ये सच में बहुत विशाल है, पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा। मतलब बाकी के सभी 8 ग्रह, उनके चंद्रमा, एस्टेरॉयड, सब कुछ मिलाकर सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। और ये मुख्य रूप से 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से बना है। और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। अगर हम इसके अंदरूनी हिस्से की बात करें तो सबसे गहरे भाग को कोर कहते हैं, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और फिर फोटोस्फीयर आता है, राइट? हाँ, फोटोस्फीयर इसका चमकने वाला हिस्सा है, जहां से सोलर फ्लेयर या सौर लपटें निकलती हैं। और सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, जो इतनी हल्की है कि वो सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। नोट्स में सूर्य की सतह पर दिखने वाले सनस्पॉट का भी जिक्र है। यहाँ एक बहुत ही मजाकिया संदर्भ दिया गया है कि सनस्पॉट सुनकर ऐसा लगता है जैसे सूर्य को भी सनस्क्रीन की जरूरत हो। वो मजाक तो ठीक है, लेकिन ये सतह के काले हिस्से होते हैं। तो क्या ये काले धब्बे वाकई ठंडे होते हैं? पेक्षे सनस्पॉट का तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सूर्य की बाकी भयानक गर्म सतह की तुलना में ये थोड़े कम गर्म होते हैं। अच्छा, तो इसलिए हमारे कैमरों और टेलीस्कोप्स में कॉन्ट्रास्ट के कारण ये हिस्से काले दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अब आसमान में सूर्य के अलावा और भी कई प्रमुख तारे हैं, जैसे सीरियस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। यह रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ध्रुव तारा या पोलारिस भी तो है, जो हमेशा उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है। हाँ, और तारों के इन विशेष समूहों को तारामंडल या कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इन्फोग्राफिक्स में इनका बहुत ही सुंदर चित्रण है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। और इन्हीं तारामंडलों के अंदर कुछ विशिष्ट आकृतियां भी होती हैं, जिन्हें एस्टेरिज्म कहते हैं ना। एकदम सही। जैसे उर्सा मेजर या सप्तऋषि, जो 7 तारों का समूह है और प्रसिद्ध द बिग डिपर इसी का हिस्सा है। इसी अलावा कैसियोपिया 5 तारों से मिलकर आसमान में अंग्रेजी के अक्षर W का आकार बनाता है। सिग्नस एक क्रॉस की तरह दिखता है और ओरियोनिक एक हंटर या शिकारी की तरह। हाँ, तो अब विशाल तारों की दुनिया से नजर हटाकर जरा पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा पर आते हैं। चांद। ये हमसे औसतन 3,84,000 किलोमीटर दूर है और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 1.26 सेकंड लेता है। और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 1/6 हिस्सा है। लेकिन जो चीज मुझे चंद्रमा के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है टाइडल लॉकिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर चांद खुद घूम रहा है तो हमें उसके अलग अलग हिस्से क्यों नहीं दिखते? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा आपकी ही तरफ रहे। अच्छा। तो ऐसा करने के लिए जैसे जैसे वो आपके इर्द गिर्द घूमेगा, उसे अपने खुद के शरीर को भी थोड़ा थोड़ा घुमाना पड़ेगा। चंद्रमा ठीक यही करता है। अरे हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। पृथ्वी के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने अरबों सालों में चंद्रमा की गति को धीमा कर दिया और उसे इस तरह लॉक कर दिया कि उसका एक चक्कर और एक घूर्णन सिंक्रोनाइज हो गए हैं। दोनों में बिल्कुल समान समय लगता है, करीब 27.3 दिन। और इसी सटीक गणितीय संतुलन की वजह से इंसान सदियों तक चांद के सिर्फ एक ही हिस्से को देख पाता था। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजने से पहले चांद का दूसरा हिस्सा इंसानों के लिए एक पूरा रहस्य ही था। बिल्कुल। वैसे नोट्स में ये भी बताया गया है कि चंद्रमा का उच्चतम बिंदु मॉन्स हाइजिन्स है, जिसे लिबनिट्स पॉइंट्स भी कहा जाता है। खैर,
चंद्रमा से आगे बढ़ते हैं और पूरे 8 ग्रहों के परिवार पर नजर डालते हैं। ग्रहों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटना, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। पता है, मुझे हमेशा लगता था कि मंगल ग्रह पृथ्वी के बराबर या शायद उससे बड़ा होगा, क्योंकि हम वहां इंसान को बसाने की बात करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन इन 3D मैप्स में आकार का जो घटता क्रम है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और अंत में बुध, इसे देखकर पता चलता है कि मंगल तो पृथ्वी से काफी छोटा है। बिल्कुल। तो जो आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें स्थलीय या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं क्योंकि ये चट्टानी होते हैं। और इनका घनत्व अधिक होता है, आकार छोटे होते हैं और इनमें कोई स्पष्ट रिंग सिस्टम नहीं होता। सही कहा। दूसरी ओर बाहरी या जोवियन ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। ये मुख्य रूप से गैस और बर्फ के बने होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि अंदर के ग्रह चट्टानी हैं और बाहर के गैस के विशाल गोले? इसका कारण शुरुआती सौरमंडल की सोलर विंड या सौर हवाएं हैं। जब सूर्य नया नया बना था तो उससे निकलने वाली तेज रेडिएशन ने हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को दूर धकेल दिया। अच्छा, तो सूर्य के नजदीक सिर्फ भारी चट्टानें और धातुएं ही टिक सकीं। हाँ, और जो हल्की गैसें दूर गईं वो बाहरी ग्रहों के रूप में ठंडी होकर जमा हो गईं। इसीलिए बाहरी ग्रह इतने बड़े और गैसीय हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। चलिए, अब इन ग्रहों की विस्तृत यात्रा पर निकलते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी से शुरू करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इसका परिक्रमण सबसे तेज है। ये सिर्फ 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और इसका न तो कोई उपग्रह है और न ही कोई वायुमंडल। इसके बाद शुक्र यानी वीनस आता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बुध सूर्य के सबसे करीब है, फिर भी सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका कारण इसका वायुमंडल। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, जो एक भयंकर ग्रीनहाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, राइट? ये बादल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाने देते। एकदम सही। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और ये इतना चमकीला है कि इसे लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन इसका स्पिन बहुत अजीब है। इसका घूर्णन सबसे धीमा है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं और ये उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ऐसा क्यों? विज्ञान का मानना है कि शुरुआती सौरमंडल एक बहुत ही उथल-पुथल वाली जगह थी। शायद किसी विशालकाय चट्टान या प्रोटोप्लैनेट ने शुक्र को इतनी जोर से टक्कर मारी होगी कि उसका स्पिन ही उल्टा हो गया। क्या बात है। अब हमारी पृथ्वी की बात करें तो 70% जल के कारण यह नीला ग्रह है और पूरे सौरमंडल में इसका घनत्व सबसे अधिक है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी के बाद आता है मंगल, जो मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण लाल दिखता है। इसके 2 बहुत छोटे चंद्रमा भी तो हैं, फोबोस और डीमोस। हाँ, और डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स इसी छोटे से मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल के पार हम गैसीय दानवों के इलाके में पहुंचते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। जहां शुक्र को अपनी धुरी पर घूमने में 243 दिन लगते हैं, वहीं बृहस्पति सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है। और इस तेज गति के कारण इस ग्रह पर भयंकर तूफान आते हैं। द ग्रेट रेड स्पॉट नामक तूफान इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जो सदियों से चल रहा है। नोट्स में गैलीलियन मून्स का भी जिक्र है। 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों को खोजा था, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। हाँ, और गैनीमेड तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद आता है छल्लों वाला ग्रह शनि यानी सैटर्न। इसके छल्ले रॉक, गैस, डस्ट और बर्फ से बने हैं। 1655 में हाइजीन्स ने इन रिंग्स को और कैसिनी ने इन रिंग्स के बीच के गैप को खोजा था। लेकिन शनि ग्रह के बारे में सबसे मजेदार तथ्य मुझे इसका घनत्व लगा। इसका घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है, मात्र 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस आंकड़े को अगर हम विजुलाइज करें तो कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही विशाल बाथटब रखा हो। हाँ। तो ये भारी भरकम सा दिखने वाला शनि ग्रह है, उसमें पानी के ऊपर एक रबर डक की तरह तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है। बिल्कुल, ये बहुत ही मजेदार विजुलाइजेशन है। खैर, शनि के बाद बर्फीले दानवों का नंबर आता है। अरुण यानी यूरेनस
पहला ग्रह था जिसे 1781 में विलियम हर्शेल ने टेलीस्कोप से खोजा था। इसके वायुमंडल में मीथेन भारी मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ये हरा दिखाई देता है। इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन अरुण का सबसे अजीब गुण है इसका झुकाव। ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये अपनी कक्षा में लुढ़क रहा हो, इसलिए इसे रोलिंग या लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हाँ, शुक्र की तरह ये भी शायद किसी पुरानी टक्कर का ही नतीजा है, और शुक्र की तरह ये भी क्लॉकवाइज ही घूमता है। और अंत में आता है वरुण यानी नेपच्यून, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, जिसे गणित से खोजा गया था। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण इसे एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लग जाते हैं, और इसका एक बहुत प्रसिद्ध चंद्रमा है ट्राइटन। ग्रहों की इस दुनिया के बाद इन्फोग्राफिक्स हमें उन छोटे पिंडों और बेल्ट्स की ओर ले जाते हैं जो हमारे सौरमंडल की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत बड़ी जगह है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ बड़े और चट्टानी पिंड पाए जाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड कहा जाता है। और जब इन क्षुद्र ग्रहों से छोटे पत्थर टूटकर अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं तो उन्हें मीटेरॉइड कहा जाता है। हाँ, इन नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। जब वो पत्थर अंतरिक्ष में है तो मीटेरॉइड है। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल के मेसोस्फीयर में तेजी से प्रवेश करता है तो हवा के भयंकर घर्षण से वो जलने लगता है, तब उसे मीटियोर कहते हैं, जिसे हम अक्सर टूटता तारा समझ लेते हैं। और यदि वो पूरी तरह से जले बिना जमीन पर गिर जाए तब उसे मीटियोराइट कहते हैं। एकदम सही। इसके अलावा धूमकेतु या कॉमेट भी होते हैं। ये चट्टान के बजाय बर्फ और धूल के गोले होते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो सौर हवाओं के कारण इनकी बर्फ वाष्पित होने लगती है, जिससे एक चमकती हुई पूंछ बन जाती है। सबसे मशहूर हैली धूमकेतु है, जो हर 75 से 76 वर्षों में दिखाई देता है। अब हम सौरमंडल के सबसे बाहरी किनारे पर पहुंच चुके हैं, वरुण ग्रह के पार। इसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। यहीं पर बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे चर्चित नाम प्लूटो का है, जिसे क्लाइड टॉम्बॉग ने खोजा था। प्लूटो कभी हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया। कई लोगों को लगा कि ये प्लूटो के साथ नाइंसाफी है। हाँ, बचपन में मुझे भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन असल में विज्ञान ऐसे ही काम करता है। जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप बेहतर हुए, हमने क्यूपर बेल्ट में प्लूटो जैसे और भी कई पिंड खोजे। तो इसीलिए या तो हमें उन सभी दर्जनों नए पिंडों को ग्रह मानना पड़ता, या फिर ग्रहों की परिभाषा को और कड़ा करना पड़ता ना? बिल्कुल। नए नियमों के अनुसार ग्रह वो है जो अपनी कक्षा के आसपास के इलाके को अपने गुरुत्वाकर्षण से साफ कर लें, यानी क्लियर द नेबरहुड। प्लूटो ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसे क्यूपर बेल्ट का बौना ग्रह मान दिया गया। इसके अलावा एरेस, होमिया जो सबसे तेज घूमता है, और मेगमेक भी बौने ग्रह हैं। हाँ, और एक खास अपवाद भी है, सेरेस। यह एकमात्र बौना ग्रह है जो क्यूपर बेल्ट में नहीं बल्कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद है। इन छोटे पिंडों के साथ हमारी ये क्रमिक यात्रा पूरी होती है। आज की इस चर्चा ने हमें ये दिखाया कि अंतरिक्ष में मौजूद हर एक पिंड, चाहे वो विशाल गैस का गोला हो या बर्फ का छोटा टुकड़ा, भौतिकी के नियमों और एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये समझना कि सूर्य की गर्मी से गैसें कैसे दूर गईं और कैसे एक बादल सिकुड़कर सौरमंडल बन गया, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब असल में तारों की उसी धूल से बने हैं जो कभी उस नेबुलर बादल का हिस्सा